नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। पहली खबर पहली बहस में आपका स्वागत है। चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की आज एक अहम बैठक होने जा रही है। थोड़ी ही देर में मिंटो हॉल में ये बैठक शुरू हो जाएगी। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा इस बैठक में शामिल रहेंगे। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश सह प्रभारी पंकजा मुंडा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी इस बैठक में शामिल होंगे। उनके साथ साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस बैठक के लिए आ रहे हैं। प्रहलाद पटेल इस बैठक में शामिल होंगे। फग्गन सिंह कुलस्ते इस बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धुर्वे, साथ ही राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष सुधीर गुप्ता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि पंचायत से लेकर विधानसभा चुनाव की तैयारियों की यहां पर रणनीति बनाई जाएगी, रोड मैप तैयार किया जाएगा। इस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। तो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक आज थोड़ी ही देर में मिंटो हॉल में शुरू होने वाली है। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस बैठक में पंचायत से लेकर विधानसभा चुनाव की तैयारियों का रोड मैप तैयार किया जाएगा। आगामी कार्यक्रमों की रणनीति बनाई जाएगी। किस तरह से विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी मैदान में उतरेगी, इस पर भी चर्चा इस बैठक में होगी। क्योंकि कई बड़े नाम इस बैठक में शामिल हैं, तो कई बड़े मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। चलिए, इसी बैठक पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे विशेष संवाददाता मनोज सैनी जी मिंटो हॉल से लाइव बने हुए हैं। उनके साथ हम आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार सुशील शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें मिंटो हॉल पर, क्या बैठक शुरू होने वाली है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की आज कार्य समिति है और पहली खबर पहली बहस में हम आज इसी पर बात कर रहे हैं। आप नजारा देखिएगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी यहाँ पहुंचे हैं और साथ में काफी ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय नजर आ रहे हैं, पहुंचे हैं। प्रयास करेंगे बात करने का ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से और प्रयास होगा। कार्य समिति की बैठक है और हर एक कार्यकर्ता के साथ मेल मिलाप करने का मौका हर व्यक्ति को मिलता है और इसके आधार पर पार्टी मजबूत हाल है। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं सीधे मिंटो हॉल से। हमारे विशेष संवाददाता मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर पहुंच गए। आपने देखा किस तरह से मिंटो हॉल को खूबसूरती से सजाया गया है। भगवा रंग में मिंटो हॉल को तैयार किया गया है, क्योंकि बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक होने जा रही है और केंद्रीय मंत्री सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में ये विशेष बैठक शुरू होगी और आपको बता दें कि इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मिशन 2023 की तैयारी, मंथन और चिंतन दोनों ही इस बैठक में किया जाएगा। इस बैठक के लिए मिंटो हॉल को भी भगवा रंग से तैयार किया गया है। कमल की रंगोली भी बनाई गई है और भगवा झंडे भी आप देख पा रहे होंगे। चूंकि प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक है, इसलिए केंद्रीय मंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। चलिए, हम रुक करेंगे सुशील शर्मा जी का। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सुशील जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बैठक का क्या महत्व है, क्योंकि कई बड़े नाम इस बैठक में शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रियों को भी बुलाया गया है। जी नहीं, देखिए, जब से प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा बने उसके बाद ये पहली कार्य समिति की बैठक होने जा रही है और स्वाभाविक है कि इस एक साल में बीजेपी ने क्या खोया, क्या पाया, क्या परफॉर्मेंस रहा, उस पर भी चर्चा होगी। और इसके अलावा आगे की 2023 और 2024 की रणनीति पर भी जो है प्राथमिक रूप से चर्चा होगी और एक कुछ रणनीति किस तरीके से पार्टी को मध्य प्रदेश में मजबूत किया जा सकता है उस पर चर्चा होगी। सरकार की योजनाओं को किस तरीके से कार्यकर्ता जनता के बीच ले जाएं उस पर चर्चा हो सकती है। चर्चा इस पर होगी कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनका कामकाज जो है में क्या दिक्कतें आ रही है, वो चर्चा होगी। और एक बीजेपी अपना एक अगला जो है रोड मैप जो है इस पूरे उसमें प्रस्तावों के माध्यम से आगामी रणनीति क्या रहेंगी उनको प्रस्तावों के माध्यम से जो है सारे पदाधिकारियों के बीच रखेगी और उस पर ही चर्चा होगी। बिल्कुल। चलिए सुशील जी, एक बार हम फिर से मनोज सैनी जी का रुख कर लेते हैं। किस तरह से वहाँ पे वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं मनोज जी?
में निश्चित रूप से जो प्रक्रिया होती है, एक प्रक्रिया के दौर से गुजरना होता, लेकिन बहुत अलग है ये कार्य समिति साहिदा, जिस तरह से यहाँ कई तरह के प्रस्ताव पारित होना, एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित होना है। इस राजनीतिक प्रस्ताव के अलावा एक सुख प्रस्ताव यहाँ से पारित होगा। दूसरा, जिस तरह से कृषि बिल को लेकर बातें होती रही है, कृषि बिल जो वापस लेने की बात हो रही है, उस पर भी चर्चा होगी। और वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह से देश में स्थान बनाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने, उस पर चर्चा होगी। कुल मिलाकर 4 प्रस्ताव यहाँ पारित होंगे। लेकिन हम देख रहे हैं जिस तरह का नजारा यहाँ मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, देखिएगा आप, बहुत अलग नजारा है। और इस समय तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पहुंच रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पहुंचे हुए हैं, जिनसे हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता यहाँ शामिल हुए हैं और ये कहा जा सकता है कि बहुत अलग तरह की रणनीति पर काम कर रहे हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, प्रयास करूंगा कि उनको भी मैं जोड़ूं सीधे लाइव में और बात कर पाऊं। आप देखिएगा सीधा लगातार मैदान में हैं और मंत्र यही है कि हर बूथ पर चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी 51% वोट भारतीय जनता पार्टी का हर बूथ पर कैसे आएगा, यही हमारा इस कार्य समिति में हम सब लोग मिलकर के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं। 4 प्रस्ताव रखे जाएंगे, एक राजनीतिक प्रस्ताव होगा, राजनीतिक प्रस्ताव है, 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद का प्रस्ताव है, राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस जो मध्य प्रदेश से शुरुआत हुई, जिसका पूरे देश में व्यापक इम्पैक्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी को, उसके लिए हम धन्यवाद देंगे। तो ऐसे 3 रेजोल्यूशन आएंगे, 100 प्रस्ताव आएगा। तो ये माना जाए कि 23 की तैयारी हमेशा आप लोग वैसे चुनावी वोट पर रहते। चुनाव भारतीय जनता पार्टी का एक पहलू है, हम राजनीति करते हैं तो चुनाव महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सामाजिक भूमिका का भी निर्वहन करते हैं। हर जनप्रतिनिधि एक इस प्रकार का प्रकल्प लेकर के समाज के लिए काम करने की भूमिका में भी हम तय कर रहे हैं। तो हर प्रकार से भाजपा का कार्यकर्ता समाज के लिए अपनी भूमिका क्या बन सकती है, ये भी इस कार्य समिति में तय होगा। केवल चुनाव के लिए बैठक नहीं है, चुनाव तो हमारा पहलू है ही, वर्चुअल के बाद ये एक्चुअल हो रहा है। पहली बैठक है। आप उत्साह देख रहे हैं किस प्रकार से आनंद आ रहा है। और आज भोपाल के अंदर पूरे कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ और जश्न के साथ जिस प्रकार से आज बैठक में उपस्थित हो रहे हैं, और उसी उत्साह के साथ हम आगामी समय में मध्य प्रदेश के अंदर मैदान में उतरे हैं। तो साहिदा, आप समझ रही होंगी कि किस तरह के रेजुलेशन, किस तरह के प्रस्ताव यहाँ पारित होंगे। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा बात कर रहे थे, लेकिन जहां तक बात है कांग्रेस की, तो बीजेपी ये मानकर चल रही है कि कांग्रेस को तो हम कुछ मानते ही नहीं है, क्योंकि हमारा एक अलग काम करने का तरीका होता है। और बीजेपी ऐसा है जो समय समय पर प्रदेश कार्य समिति भी होती है और तमाम तरह के हम देखते हैं प्रशिक्षण भी यहाँ दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ ये बात भी हो रही है कि कैसे बूथ को मजबूत किया जाए, बूथ जीता चुनाव जीता जो तर्ज है, उसी पर भी चर्चा होगी और 4 राजनीतिक प्रस्ताव पारित होंगे यहाँ साहिदा। बिल्कुल, तो लगातार तैयारियां बीजेपी की तरफ से भी की जा रही हैं। किस तरह से मिंटो हॉल सजाया गया है ये भी आपने देखा, और जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने ये साफ कर दिया है कि चुनाव तो मुद्दा है ही चर्चा का, लेकिन एक तरफ बूथ को मजबूत करने के लिए, कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए भी बीजेपी लगातार फोकस कर रही है। मनोज जी, हम आपको बता दें कि कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सतीश सिकरवार जी भी बने हुए हैं। मनोज जी, चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। जी देखिए अवंतिका, निश्चित रूप से जैसा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अभी बता रहे थे बंसल न्यूज पर, किस तरह के प्रस्ताव होंगे। सतीश सिकरवार साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि बीजेपी भी इस समय अपनी तैयारियों में लगी। हालांकि बीजेपी में प्रदेश कार्य समिति होना वर्चुअल के बाद एक्चुअल लंबे अरसे 2 साल के बाद हो रही है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि कांग्रेस की बैठकों का दौर भी जारी है। अनुसूचित जाति के साथ आपकी बैठक हो रही है, तो क्या ये माना जाए कि आप लोग भी 2023 की तरफ बढ़ने की तैयारी में है? सतीश जी, सतीश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मनोज जी, हम चाहेंगे कि आगे चर्चा को आगे बढ़ाएं और साथ ही तैयारियां भी दिखाएं। और दूसरी तरफ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुशील जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा कर सकते हैं क्या कुछ रणनीति है बीजेपी की आगे को लेकर। देखिए बिल्कुल सुशील जी, हम कई दफा बात करते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी, लेकिन ये कार्य समिति जो हो रही है लंबे अरसे के बाद हो रही है। क्या ये माना जाए इस कार्य समिति से एक अलग मैसेज जाएगा, क्योंकि 2 दिन से लगातार जो बैठकों का दौर चला, चाहे विधायक के साथ बात हुई हो या जिला अध्यक्षों के साथ बात हुई है। हालांकि कार्य समिति में आपको भी पता है, हम जानते हैं कि जब कार्य समिति होती है तो अलग अलग प्रस्ताव पारित होते हैं। इस बार भी 4 प्रस्ताव यहाँ से पारित होंगे, लेकिन क्या ये माना जाए कि 2023 की राह भी यहाँ से निकलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि बूथ जीता चुनाव जीता ये टैगलाइन है बीजेपी की इस बार?
नहीं, बिल्कुल मनोज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपने अभी अध्यक्ष बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा से चर्चा की तो एक बात उन्होंने और जो है स्पष्ट की है कि वो 51% वोट की तरफ अपना लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। यानी अभी 2018 के चुनाव में 41% वोट बीजेपी को मिले थे और अब 10% बढ़ाकर 51% का लक्ष्य रखा गया। ये लक्ष्य अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव में जैसा मोदी को जो वोट मिलता है, 2014 में जो वोट मिला था, 2019 में जो वोट मिला था, वो 50+ ही मध्य प्रदेश में मिला था। तो एक बड़े संकल्प या बड़े लक्ष्य को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। हालांकि हमने देखा है कि 2018 के चुनाव में बीजेपी का लक्ष्य था 200, अब की बार 200 पार, तो वो लक्ष्य तो प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन अब ये मत प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया और ये लक्ष्य तभी पूरा होता है जब आपका बूथ मजबूत हो, जब आपका जो है कार्यकर्ता बूथ पर जो है तैनात हो और सक्रिय हो। तो बीजेपी युवा राजनीति से निकल के वी डी शर्मा वो उस तरीके से कार्यकर्ता को बूथ पर मजबूत करना चाहते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है और अध्यक्ष ने आपसे चर्चा में कही है, वो ज़्यादा मुझे लगता है वो भी एक बीजेपी का नया पहलू दर्शाता है कि वो सामाजिक कार्यक्रमों में भी जो है भाजपा को पूरी तरीके से शामिल करना चाहते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता को, भाजपा के नेताओं को, भाजपा के जनप्रतिनिधियों को। तो ये एक जो सिर्फ राजनीतिक या राजनीतिक लक्ष्य के लिए काम करने का जो तौर तरीका राजनीतिक दलों का होता है, उससे अलग हटकर बीजेपी सामाजिक सहयोग और सामाजिक समन्वय पे भी जो है बीजेपी का फोकस है। ये बात को आगे बढ़ा लेता हूं, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा लेता हूं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार आप लोग भी जिला अध्यक्ष है और भारतीय जनता पार्टी की जब बैठकें हुई तो उसमें कई तरह की बातें की गई। कार्य जो आपकी समितियां हैं उसको जल्द से गठन करना है, लेकिन जो एक बात हो रही 51% वोट इस बार वोट शेयर की आपकी करने, ये कैसे आप लोग करेंगे? और कार्य समिति में जब क्या इन सब चीजों के पर भी बात होगी? जी निश्चित तौर पर होगी और हमारा अभी प्रदेश के अंदर 40% वोट शेयर है और हमारा कार्यकर्ता बूथ तक, हम बूथ अपने पेज प्रमुख तक और घर परिवार प्रमुख तक जाएंगे और निश्चित तौर पर 10% वोट को हम बढ़ाएंगे। नहीं, लेकिन कैसे? इसके लिए कोई जब आप लोग की बैठक हुई तो उसमें कोई मंत्र दिए गए? निश्चित तौर प्रवास और लोगों से संपर्क, ज्यादा से ज्यादा प्रवास और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जाके जनसंपर्क, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार और जो भी हितग्राही है उनसे संपर्क। बिल्कुल। जो प्रस्ताव पास हुए हैं, जो बात कही जा रही, विस्तार की बात भी कही गई, किस तरह विस्तार करेंगे? एक जो सबका साथ सबका विकास वाली बात होती है, तो सारे जातियों का एक तरह से समावेश हो जाए। हमारे मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं, उन सारे क्षेत्रों में सबके साथ समाहित होकर के काम करें और हम बूथ लेवल तक काम करते हैं। हमारी समितियां हैं, उसके तहत हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और मजबूत बने। लेकिन कांग्रेस भी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस भी एक अलग तरह से मजबूत दिखाई दे रही। कांग्रेस के मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हैं, तो कांग्रेस अलग तरह से वो भी अपनी तैयारियां कर रही है। अब कांग्रेस को भी अपनी तैयारी करने का अधिकार है, लेकिन जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग कल्याणकारी कार्यों की बात करते हैं और वो तो केवल आरोप और प्रश्न करते हैं। उनके पास आरोपों की बौछार है, उनके पास कोई कार्य योजना नहीं है। हमारी एक कार्य योजना है कि जो अंत्योदय में है, अंतिम पंक्ति में खड़ा है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसको कैसा उत्थान किया जाए। अभी आपने देखा होगा कि रानी कमलापति गौड़ जी को इतिहास के पन्नों में विस्मृत कर दिया गया था और एक जनजाति वो आदिवासी रानी थी, तो उनके नाम से जब हमारा रेलवे स्टेशन बना, भारत का सबसे सुंदर और यशोआर में पहला, तो उसका बहुत बड़ा असर है और हम बूथ लेवल पर जा रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि बात जनजाति की भी होगी, बात कैसे बूथ को मजबूत किया जा सकती है। सिकरवार साहब, आप लोग की बैठकें भी लगातार चल रही है कांग्रेस की, और हम देख रहे हैं कि बैठकों में यही दिखाई दे रहा है कि 2023 की तरफ आप भी बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे साथ एक जिलाध्यक्ष जुड़े हैं यहाँ, चूंकि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, उससे पहले हम लोगों से बात कर रहे हैं, तो वो कांग्रेस और बीजेपी में फर्क बता रहे हैं, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से कांग्रेस और बीजेपी में फर्क है। कांग्रेस सभी समाज, सभी जाति, सभी धर्म को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के चलते आज इन्हों को चुनाव जब नज़दीक आते जा रहे हैं तो रानी कमलापति याद आ रही है, आज इनको आदिवासी याद आ रहे हैं, आज इनको अनुसूचित जाति याद आ रही है। आज तक 17 साल से
भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, आज तक इनको रानी कमलापति याद नहीं आई, आज तक इनको आदिवासी याद नहीं आए, आज तक उनके उत्थान और विकास की 15 साल अगर आप उनकी तरफ ध्यान देते तो आज आदिवासी समाज मुख्य धारा से जुड़ा होता, लेकिन आपने 15 वर्षों में उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और चुनाव को जब मुद्दा आ गया तो भारतीय जनता पार्टी जो जनता की मूलभूत समस्याएं, उन समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए अपनी पार्टी की अपनी उसको ब्रांडिंग करने में लगी है। सत्ता का और शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके केवल भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो इस काम में लगे। सतीश जी, जो आप कह रहे हैं, सतीश जी, जो आप कह रहे हैं कि रानी कमलापति में बेरोजगारों की बहुत खड़ी होती जा रही है, आप लोग भी याद नहीं किए क्या? नहीं, मैं रानी कमलापति का चूंकि आपने जिक्र कर दिया है, अभी जो मेरे साथ मेहमान जुड़े थे, तो क्या आप लोग को याद करने में देरी हो गई आपको और भारतीय जनता पार्टी ने जल्दी याद कर ली? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कोई याद नहीं किया किसी को। भारतीय जनता पार्टी ने 15 वर्षों तक नहीं, अब केवल वोट की खातिर रानी कमलापति के नाम से अगर ये कर देंगे तो इससे आदिवासी समाज का कोई उत्थान नहीं होने वाला। आदिवासी समाज को उत्थान तभी होगा जब उनको मुख्य धारा से जोड़ेंगे। अभी आप बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आप आदिवासियों को रोजगार उपलब्ध कराएं, आप आदिवासियों को सशक्त करें, उनका धंधा व्यापार कैसे मुख्य धारा में आए, इसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। हमने किसी स्थान का नाम किसी आदिवासी रानी के नाम से रख दिया, इससे आदिवासी समाज का रानी कमलापति जी का तो ठीक है, तो उनको कमलापति जी का सम्मान मिल गया, लेकिन आदिवासी समाज को देवेंद्र वर्मा मेरे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सतीश सिकरवार भी जुड़े हैं, कांग्रेस के विधायक, और वो कह रहे हैं कि प्रदेश कार्य समिति आपकी हो रही है, हालांकि वो आपका अपना मामला है, पर आप बात जनजाति की करते हैं, लेकिन आप धर्म के नाम पर ज्यादा बात करते हैं। अब आपको जनजाति याद आ रही, जब 2018 में आप देख लिया आपने किस तरह जनता आपके साथ नहीं थी, वो सीधे तौर पर बोल रहे हैं। सतीश सिकरवार साहब जुड़े। भारतीय जनता पार्टी अगर हमारे देश के उन क्रांतिकारियों को, उन शहीदों को आज सम्मान देने का काम कर रही है तो कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हमारे प्रदेश के क्रांतिकारी टंटिया मामा, जिसे कांग्रेस द्वारा कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व और तमाम तरीके के उनके बारे में आरोप इस प्रकार के लगाए जाते थे, आज पूरे प्रदेश में हर्ष का विषय है कि इस प्रकार जहां एक और टंटिया मामा हो वहीं रानी कमलापति हो। ऐसे क्रांतिकारी और ऐसे देश के गौरव को आज सम्मान देने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। इन्होंने देश की आज़ादी के 70 साल में उन सभी क्रांतिकारियों के योगदान को भुला दिया, लेकिन आज हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी उनके बलिदान को, देश के उनमें उनके योगदान को आज हमारी सरकार सम्मान दे रही, तो कहीं ना कहीं इनको अपना वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं इनको अपनी जमीन खसकती नजर आ रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस का जहाज इनको डूबता नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए सतीश सिकरवार साहब, आपका जवाब मिला होगा, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति में हूं। एक बार आपको दिखाता हूं कि इस वक्त जो सिलसिला है लोगों के पहुंचने का जारी है। मुरलीधर राव साहब यहां पहुंच गए हैं। इस वक्त हम प्रयास करेंगे मुरलीधर राव से बात करने की और समझते हैं कि आखिर किस तरह के प्रस्ताव यहां पारित हो। सर, किस तरह के प्रस्ताव आज पारित होने वाले? ये तो यहाँ के लोगों से पूछो यार, नेताओं से। प्रभारी लंबे अरसे के बाद वर्चुअल से एक्चुअल यहाँ बैठक हो रही है, तो क्या ये माना जाए इस प्रदेश कार्य समिति में कुछ नए निर्णय भी दिखाई देंगे? मुरलीधर राव साहब है, देखिएगा आप पहुंचे हुए हैं यहाँ, और प्रदेश प्रभारी है भारतीय जनता पार्टी के, और यहाँ इस समय कैलाश विजयवर्गीय जी भी है साथ। कैलाश जी, 100% बात करेंगे, 100% बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त दिखाई दे रहा है सुशील जी, लेकिन आप सुन रहे थे सुशील भाई, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपने दोनों को सुना। ये राजनीतिक प्रस्ताव अपनी जगह है, प्रदेश कार्य समिति अपनी जगह है, कांग्रेस की तैयारियां अपनी जगह है, दोनों मेहमान को आप सुन रहे थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि जनजाति पर एक नई बहस छिड़ती हुई नजर आ रही। सुशील जी, इस वक्त फोकस जनजाति पे है, लेकिन भोपाल में अगर आप देखें तो कांग्रेस आज जो है अनुसूचित जाति पर फोकस कर रही है। आज जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भोपाल में बैठक ले रहे हैं वो अनुसूचित जाति की ले रहे हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि वोट बैंक, क्योंकि 47 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं और 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा में आरक्षित है, तो इन दोनों को ही मिलाकर 82 सीटें होती है, और इस पर दोनों ही दलों का मुझे लगता है अब जो है
रुझान है, बल्कि उनको साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो ये एक बड़ी कवायद है। और अगर आप देखें तो पिछले चुनाव में 2018 में बीजेपी का गणित जो है आदिवासी सीटों के कारण ही बिगड़ा था। लगभग जो है आधी रह गई थी, 31 सीटें उनको 2013 में मिली थी और 2018 के चुनाव में 15-16 पे रह गई थी। तो ये एक बड़ा वो था। जाति को लेकर बात करें, आप जनजाति को, और कमलनाथ जी ये कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आज हमारी बैठक की शुरुआत, आज संविधान दिवस है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान दिवस के इस अवसर पर, जो देश के लिए बहुत गौरव का दिन है, आज हम लोग संविधान को प्रणाम करते हुए, बाबा साहब को प्रणाम करते हुए अपनी बैठक की शुरुआत कर रहे हैं। तो वो दिखावा करते हैं, हम तो अपने जीवन के अंदर, हमारे कल्चर में, हमारे व्यवहार में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा नहीं है, हम उसको जीवंत तौर पर पालन करने का काम करते हैं। तो सबका साथ, सबका विकास। सतीश सिकरवार साहब, आप सुन रहे थे कि हम संविधान, आज संविधान दिवस भी है, तो उस पर बीडी शर्मा ये कह रहे थे कि आप लोग दिखावा करते हैं। सतीश जी, देखो, भारतीय जनता पार्टी संविधान का कितना पालन करती है, संविधान की किस प्रकार बखेड़ियां उड़ रही है, ये सब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज संविधान नाम की और लोकतंत्र नाम की चीज़ भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं है। लोकतंत्र की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पूरी प्रदेश की जनता जान रही है किस प्रकार खरीद फरोख्त करके चुनी हुई सरकार को गिराना, लोगों को रातों रात खरीद कर पार्टी में शामिल कराना। भारतीय जनता पार्टी इतने साल से शासन कर रही है, इतने साल से काम कर रही है। क्या ज़रूरत है इनको खरीद फरोख्त करने की, जब इनके साथ जनता है कि जिसको चाहेंगे उसको जिता लेंगे। क्यों फिर खरीद फरोख्त करके सरकार बनाने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करने का, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, बाबा साहब के संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान की सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बेइज्जती की है, संविधान के साथ खिलवाड़ की है, तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। जिस प्रकार चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को गिराने का काम किया है, ये क्या है? आज लोकतंत्र की बात करते हैं, इनके तो कथनी और करनी में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी आज जनता का ध्यान भटकाने के लिए, महंगाई की तरफ जनता का ध्यान नहीं जाए, बेरोजगारी की तरफ से जनता का ध्यान नहीं जाए। लगातार मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है। कितने लोगों को रोजगार दिलाया? 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिलाने का 2 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था। आज कितने लोगों को रोजगार मिला है? पूरे देश में कोरोना के कारण, जीएसटी के कारण, तमाम हमारे नोटबंदी के कारण करीब 5 से 7 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। चुनाव में आप क्यों नहीं समझा पाए? उपचुनाव में आप कहां चूक गए समझा पाने में? उपचुनाव जो में परिणाम दिखाई दे रहे हैं, हालांकि रेगांव आपने जीता, तो एक विधानसभा, अरे उपचुनाव में आप उपचुनाव का वो तो देखिए रुझान किधर गया है। राजस्थान की दोनों सीट कांग्रेस पार्टी जीती है। आप देखिए बंगाल की सभी सीटें ममता बनर्जी जी जीती हैं। आप देखिए सत्ता का प्रभाव, सत्ता के हिसाब से रुझान चला है। मध्य प्रदेश में जनबल, धनबल और सत्ता और प्रशासन का दुरुपयोग करके जिस प्रकार, और क्या जीते हैं, एक सीट 5,000 से जीते हैं। एक लोकसभा जो आप 2.5-3 लाख से जीते थे, 70-80 हज़ार पे आ गए। और उसमें भी रातों रात आपने कांग्रेस के विधायक को तोड़कर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश करी। आपको हार लग रही थी, हार को बचने के लिए उन्होंने कहा कि रातों रात उसको तोड़ा जाए। ये सब चीजें उपचुनाव में समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। एक अंतिम प्रतिक्रिया सुशील जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया, छोटी सी प्रतिक्रिया। जिस तरह आप बीडी शर्मा जी को पुनः सुन रहे थे, उन्होंने जनजाति जाति को लेकर जो आप कह रहे थे उस पर भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस की अपनी तैयारी, लेकिन जिस तरह की तैयारियां दिखाई दे रही, हालांकि कार्य समिति होती है, मैं फिर कार्य समिति पर लौट रहा हूं, पर क्या ये माना जाए कि 2023 जिस तरह से कांग्रेस भी सक्रिय है, बीजेपी भी सक्रिय है, बहुत अलग होगा? सुशील जी, अंतिम प्रतिक्रिया। नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए मनोज जी, दरअसल बात क्या है कि भाजपा के लिए 2023 की चुनौती ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। इस सरकार की एंटी इनकम्बेंसी प्लस जो है क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि की एंटी इनकम्बेंसी, और उसको दूर करने के लिए या उसके कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए आप देखिए बीजेपी बड़ी योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। बीजेपी को ये मालूम है कि चुनौती उसके लिए ज़्यादा है, और कांग्रेस इसी चुनौती का फ़ायदा उठाने के लिए या इसी कमी का फ़ायदा उठाने के लिए आप देखिए कमलनाथ भी उतने ही एक्टिव बने हुए हैं। तो ये अगला चुनाव इसलिए भी रोचक होगा क्योंकि 2018 में 0.9% का अंतर था दोनों के बीच में वोटों का।
बीजेपी ने अपना लक्ष्य तय कर लिया है कि 51% तक उसे काम करना है। कांग्रेस ने अभी भले अपना लक्ष्य घोषित नहीं किया हो, लेकिन सरकार बनाने की कोशिश जरूर की जाएगी और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा 2023 का मुकाबला। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े और तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कई जिला अध्यक्ष विधायक मेरे साथ यहां से जुड़े, साथ ही सतीश सिकरवार जी भी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अवंतिका, समझना चाहेंगे हम कि किस तरह से दोनों पार्टियों की तैयारियां हैं। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल, जिस तरह से हम लोगों ने ये चर्चा सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि 2023 की तैयारियों में दोनों ही पार्टी जोरों शोरों से मैदान में है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पल्स न्यूज के साथ।